और आज ब्रेक से पहले आपने हमारे तमाम मेहमानों को सुना, जो यहाँ पर युवा छात्र छात्राएं हैं उनको भी सुना। लेकिन अपूर्वानंद जी, लंबे समय से यूपीएससी के ऊपर ये सवाल उठाए जाते रहे हैं कि जो सिविल सर्विसेज है दरअसल वो एलिटिस्ट है और एलिटिस्ट या एलीट क्लास के लोगों को ही रिप्रेजेंट करने वाली एक संस्था सी बनती जा रही है। और इसीलिए कोठारी कमीशन आया और कोठारी कमीशन के सुझाव पर 22 तरह के लैंग्वेजेस को उसमें शामिल किया गया ताकि पूरे देश को रिप्रेजेंट किया जा सके इसके माध्यम से और पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन हो। फिर से क्या उस यूपीएससी की परीक्षा को या सिविल सर्विसेज को एलिटिस्ट बनाने का ये प्रयास हो रहा है, जिसके तहत इन तमाम छात्रों को शिकायत आ गई है? शिकायत यही है। हम अगर इसे ठीक से समझना चाहें तो भारत के बारे में यह समझना बहुत आवश्यक है कि यह एक बहुभाषी देश है और यही इसकी ताकत है। तकरीबन 1600 से ज़्यादा भाषाएं भारत में हैं जो किसी न किसी रूप में इस्तेमाल होती हैं छोटे बड़े समूहों के द्वारा। 22 हैं जो 8वीं अनुसूची में हैं। 8वीं अनुसूची के बारे में भी हम सब लोगों को मालूम है कि ये खुली हुई अनुसूची है, यानी इसमें कोई भी भाषा कभी भी प्रवेश कर सकती है। ऐसा नहीं है कि यह बंद है जी। और आप इसकी यात्रा अगर देख लेंगे तो आप देखेंगे कि कभी 8 भाषाएं थी, बढ़ते 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 22 भाषाओं तक हम पहुंच गए हैं। तो कोई भी भाषा आ सकती है, पहले तो यह समझ लेना आवश्यक है। इसका मतलब हर भाषा में हर तरह की क्षमता है। कोई भाषा किसी भाषा से ऊपर या नीचे, हीन या ताकतवर नहीं है। शैक्षिक दृष्टि से हम लोग इस बात को समझते हैं, शोध के जरिए ये साबित हो चुका है। हमारे यहाँ दुर्घटना हुई है प्राथमिक स्तर पर, जब हमने ये मान लिया है और भारत के मध्य वर्ग ने मुख्य रूप से माना है, और इसमें भारत का मध्य वर्ग दोषी है। उसने यह मान लिया है कि अंग्रेजी माध्यम शिक्षा उत्कृष्ट शिक्षा है। यह दुर्घटना प्राथमिक दुर्घटना है। इससे कैसे वापस आया जाए, इस पर सबको विचार करना पड़ेगा। एक दूसरे कि चूंकि यह दुर्घटना हो चुकी है और भारत के मध्य वर्ग ने अपने आप को सरकारी स्कूलों से हटा लिया है। भारत के सरकारी स्कूल अब भारत के सबसे गरीब लोगों के स्कूल हैं, सबसे वंचित तबके के स्कूल हैं, मजबूर लोगों के स्कूल हैं। तो इसलिए भारत की भाषाओं में भारत के मध्य वर्ग का अब कुछ भी दांव पे नहीं लगा हुआ। इसका मतलब अपूर्वानंद, अगर हम इसको और थोड़ा विस्तार से समझें तो 20 सालों के दौरान जो नई पीढ़ी तैयार हुई है इन स्कूलों में पढ़कर, जिसको आप कह रहे हैं कि जानबूझकर इसको इंफीरियर बनाया गया, क्योंकि जब हमने ये मान लिया कि अंग्रेजी में ही अच्छी और उच्च शिक्षा हो सकती है, तो जो सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे 20 सालों बाद तैयार होकर आए, जो आज यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, वो इसको इसलिए नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं क्योंकि उनको वहां पर बेहतर शिक्षा ही नहीं मिल पाई। बिल्कुल, मैं यह कहना चाहता हूं कि दरअसल हमने जानबूझकर, और मैं फिर कहूंगा कि इसमें सारे लोग शामिल हैं और भारत के मध्य वर्ग को एक अंतरावलोकन करना पड़ेगा कि उसने किया क्या है। तो यह है स्कूली स्तर पर शिक्षा में हुई दुर्घटना नंबर 1, जिससे भारतीय भाषाओं में भारत के अभिजात वर्ग का कुछ भी अब दांव पर नहीं है। उन भाषाओं का क्या होता है। इसका दूसरा नमूना क्या है? दूसरा नमूना यह है कि अगर आप विश्वविद्यालयों में चले जाएंगे, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ, दूसरे विश्वविद्यालयों की बात कर रहा हूँ, आप इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, किसी भी विभाग में, किसी भी विषय में हिंदी माध्यम में परीक्षा देकर शामिल तो हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद वहाँ पढ़ाई जारी रखना आपके लिए पहाड़ तोड़ने जैसा है, क्योंकि आपके पास हिंदी में किताबें नहीं हैं, भारतीय भाषाओं में किताबें नहीं हैं। यानी भारत के बौद्धिक समुदाय ने अपनी भाषाओं में ज्ञान सृजन का काम बिल्कुल बंद कर दिया है। इन सब का असर प्रशासनिक सेवा पर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि प्रशासनिक सेवा को हम मानते हैं कि यह एक तरह की अभिजात सेवा है। पहले तो इस गलतफहमी से भी छुटकारा पाना चाहिए, क्योंकि TSR सुब्रमण्यम साहब हैं और वो इस बात को तस्दीक करेंगे कि दरअसल जनतंत्र में प्रशासनिक सेवा का अर्थ यह होता है कि वह एक विषम समाज में, भारत जैसे विषम समाज में, वह समता को कैसे स्थापित करेगी, वह सबसे वंचित तबकों को हक दिलाने का इंतजाम कैसे करेगी। क्या भावना है? यानी प्रशासक अंग्रेज हाकिमों की तरह का हाकिम नहीं है, बल्कि उसका काम संयोजन करने का है। उसका काम सबसे वंचित, गरीब, कमजोर तबकों की तरफ से खड़े होने का है। यह काम उसका नहीं है कि अगर हरियाणा में किसी उद्योगपति के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है तो वो नकली ग्राम सभा का आयोजन करे और उसकी तरफ से वो ठप्पे लगवा ले। उसका काम यह है कि वो असली ग्राम सभा का आयोजन करे और ग्रामीणों को इस बात का आश्वासन दे कि आप अपनी बात सुरक्षा के
दायरे में कर सकते हैं। तो इसलिए यूपीएससी को अब यह सोचने की आवश्यकता है, मैं इनकी बात से सहमत हूं, और हमें अपनी संस्थाओं की गरिमा को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। किसी षड्यंत्रकारी सिद्धांत में भी मैं विश्वास नहीं करता हूं। मैं कह रहा हूं कि चूंकि हमने सोचने का यह तरीका बना लिया है, हमें परिवर्तन का यह तरीका सही प्रतीत होता है। जिसमें शिकायत यह है, और उसको मैं दोहरा दे रहा हूं, शिकायत यह है कि आप दरअसल परीक्षा कर रहे हैं बार बार अंग्रेजी की। मैं हिंदी का सिर्फ एक उदाहरण आपके सामने पढ़ रहा हूं और आप सब लोग उसको समझने का प्रयास करें। यह उदाहरण यूपीएससी की परीक्षा से लिया हुआ उदाहरण है। एक जगह मैं सुना चुका हूं, दोबारा सुना रहा हूं। संगठनात्मक, धीरे धीरे सुना रहा हूं, संगठनात्मक प्रबंधन और प्रतिकार के माध्यम से कर्मचारियों द्वारा ऊपरिमुखी प्रभाव प्रयास के माध्यम से अनुसरण किए जा रहे मनोवैज्ञानिक संविदा की क्या प्रवृत्ति होती है। बहुत मुश्किल है समझना नहीं, सवाल। बहुत मुश्किल नहीं है, ये नॉनसेंस है। इसको हम नॉनसेंस कहते हैं, ठीक है। इसको आप कभी नहीं समझ सकते हैं। मैं यह कह रहा हूं कि अंग्रेजी की भी परीक्षा नहीं ली जा रही है। हिंदी माध्यम के छात्रों को या भारतीय भाषा के माध्यम के छात्रों को एक ऐसे अबूझ दुनिया में ढकेला जा रहा है जिसका वो अर्थ कभी नहीं समझ पाएंगे। जी, लेकिन ऐसा क्यों है कि हमारे बौद्धिक समाज ने अपने जो ज्ञान का जो सृजन है, जिसको इन्होंने कहा, उस ज्ञान के सृजन को स्थानीय भाषाओं से, रीजनल लैंग्वेजेस से काट कर अब सब कुछ अंग्रेजी में कर